हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बीएससी के बच्चों से बात करने वाले हैं। तो आपका ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर बीएससी में होते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 पेपर पढ़ने हैं। तो ये है आपका सेकंड पेपर का नाम है आपका कलन और सदिश विश्लेषण, कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस। तो प्रथम वर्ष का मेजर सेकंड पेपर है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाती रहूँगी। तो देखिए, ये आपका जो पाठ्यक्रम का शीर्ष है कलन और सदिश विश्लेषण। पाठ्यक्रम का प्रकार है कोर्स मेजर सेकंड पेपर है। इस तरीके से हम इसकी सारी यूनिट्स वगैरह देखते हैं क्या क्या है। ये 6 क्रेडिट का होता है और टोटल ये 100 नंबर का 30 + 70, तो 100 नंबर का रहेगा। इसमें न्यूनतम जो अंक आपको लाने रहेंगे वो 35 नंबर लाने रहेंगे, जो पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल जो है 90 घंटे की जो क्लासेस हैं वो रहेगी। कुल मिला के आपको 90 घंटे के अंदर जो सेकंड पेपर है इसको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा। तो इसमें क्षेत्र कलन के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञों का योगदान। तो किस किस गणितज्ञ, मतलब कि कौन से गणितज्ञ हैं जिनका योगदान इसमें है, तो उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो है आर्यभट्ट, माधव और ज्येष्ठदेव। साथ ही वैदिक कलन। तो वैदिक कलन में क्या क्या चीज़ें हैं? ध्वज घटा सूत्र का प्रयोग करके अवकलन करना, ऊर्ध्व त्रयम सूत्र का प्रयोग करके उत्तरोत्तर कलन, और ऊर्ध्व त्रयम्भ्यम सूत्र का प्रयोग करके दो बहुपदों के विभाजन का अवकलन, एकाधिकैन पूर्वर्ण सूत्र का प्रयोग करके समाकलन, परावर्त योजिते सूत्र का प्रयोग करके आंशिक भिन्न का आधारित समाकलन, ऊर्ध्व त्रयम्भ्य सूत्र का प्रयोग करके दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो ये आपके हैं। इसके बाद वक्रों के अंतर्गत के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए वैदिक दृष्टिकोण। तो कुल मिला के ये 10 व्याख्यान है, यानी कि 10 लेक्चर हैं आपके। तो 10 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये आपका सेकेंड यूनिट है अवकल कलन सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद आपका थर्ड यूनिट आ जाएगा अवकल कलन सेकेंड। पहले फर्स्ट था, ये थर्ड यूनिट में अवकल कलन सेकेंड। फोर्थ यूनिट है आपकी समाकलन फलन। फिफ्थ यूनिट है आपकी सदिश विश्लेषण फर्स्ट, और सिक्स्थ यूनिट है सदिश विश्लेषण सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6 यूनिट देख सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। कलन के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रस्तावना। इस अध्याय में हम सर्वप्रथम कलन के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञों के योगदान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रस्तावना है। अब कलन के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञों का योगदान, तो क्या क्या योगदान है वो देखेंगे। भारतीय गणितज्ञों ने कलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भास्कराचार्य ने न्यूटन और लेबनिज के 500 से 600 वर्ष पूर्व कलन पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने पहले अंतर गुणांक और अंतर कलन की रचना की थी। वे सभी संभवतः प्रथम गणितज्ञ थे जिसने अंतर गुणांक और अंतर कलन की कल्पना को सबसे पहले समझा। यद्यपि न्यूटन और लेबनिज को अवकलन और समाकलन गणित का जन्मदाता कहा जाता है, किंतु इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि भास्कराचार्य और ज्येष्ठदेव ही अवकल गणित के कुछ मूल अवधारणा सिद्धांतों के रचयिता हैं। अब हम आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। तो आर्यभट्ट सबसे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे, में से एक थे। ठीक है,
खगोल तथा खगोल विज्ञान में उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म गुप्त युग में गुप्त वंश के शासन के दौरान 476 सीई यानी कि ईस्वी में कुसुमपुरा पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान दोनों में कई आलेखों की रचना की। वे कई गणितीय ग्रंथों के लेखक भी थे। उनके कई शोध कार्य वर्तमान में नष्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत थोड़े अभी भी आधुनिक विद्वानों के लिए सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं। आर्यभट्ट के बारे में हम और जानेंगे, ठीक है। उनके निजी जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। आर्यभट्ट के जन्म स्थान और जन्म वर्ष का अनुमान अभी भी उनके कार्यों और प्रभावों के आधार पर लगाया जाता है। उनके व्यापक रूप से लोकप्रिय शोध कार्य में से एक आर्यभट्टीय में उन्होंने स्वयं अपनी जन्म तिथि का एक संकेत दिया था। आर्यभट्टीय कला क्रियापद श्लोक 10 के अनुसार 60 वर्षों की 60 अवधियाँ तथा युग के 3 पाद जब व्यतीत हो गए थे, तब मेरे जन्म के पश्चात 23 वर्ष हो चुके थे। इस अनुसार कलयुग के वर्ष व्यतीत होने पर आर्यभट्ट की आयु 23 वर्ष थी। भारतीय ज्योतिष के अनुसार शक काल का प्रारंभ 3179 काल से हुआ है। इस प्रकार से 421 शक अर्थात 499 ईस्वी सीई में आर्यभट्ट की आयु 23 वर्ष की थी, अर्थात उनका जन्म 476 सीई में हुआ था। वह कुसुमपुरा पाटलिपुत्र को अपना मूल स्थान मानते थे, जो वर्तमान में पटना बिहार में है, लेकिन उनका वास्तविक जन्म स्थान और जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वह अभी भी अज्ञात है। मृत्यु का स्थान और समय अभी भी अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कुसुमपुरा पाटलिपुत्र में बिताया और आर्यभट्ट का 74 वर्ष की आयु में 550 सीई में निधन हो गया था। पाटलिपुत्र, जो गुप्त साम्राज्य में कुसुमपुरा की राजधानी थी, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट कुसुमपुरा में स्थित अध्ययनशाला के प्रमुख थे। खगोल विज्ञान में अपनी अभिरुचि को उत्पन्न करने के लिए वे पाटलिपुत्र में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भी गए। भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट को अश्मीकी कहा था, अर्थात जो अश्मक प्रदेश से संबंधित हो। बुद्ध के समय में मध्य भारत में नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में अस्मक लोगों की एक शाखा बस गई थी। यह दावा किया जाता है कि जिस अस्मक प्रदेश, संस्कृत में अस्मक का अर्थ पत्थर होता है, में आर्यभट्ट का उद्भव हुआ था, वह वर्तमान कोडुंगल्लूर हो सकता है, जो प्राचीन केरल की ऐतिहासिक राजधानी थी, क्योंकि मलयालम भाषा में कोटुंगलूर को पहले कोसुमकलदूर, ठोस पत्थर का प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आर्यभट्टी पर कई टीकाएँ केरल से प्राप्त होती हैं, जो यह दर्शाता है कि यह आर्यभट्ट का प्रमुख प्रदेश रहा होगा। तदनंतर वे उच्च अध्ययन के लिए पाटलिपुत्र चले गए होंगे। आर्यभट्ट के कार्य का अध्ययन करने वाले एक प्रसिद्ध इस्लामी गणितज्ञ अल-बरूनी ने कहा कि आर्यभट्ट प्रथम या आर्यभट्ट पितृपाद कहा जाना चाहिए। यह कथन इसलिए दिया गया था कि आर्यभट्ट नाम के 2 वैज्ञानिक थे जो इसी अवधि के दौरान कार्यरत थे। इससे भ्रम पैदा हुआ तथा आर्यभट्ट के जीवन को समझने में मदद नहीं मिली।
तदंतर सन 1926 में यह भ्रम दूर हुआ। आर्यभट्ट के आविष्कार एवं आर्यभट्ट की खोज। उनकी प्रमुख कृतियों को लुप्त नहीं हुई है वे हैं आर्यभट्टी और आर्य सिद्धांत। अपने दोनों शोध कार्यों में उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के सहसंबंध की खोज की। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि कैसे गणितीय समीकरण खगोल विज्ञान के मध्य में विश्व के कार्यों में मददगार साबित हो सकते हैं। आर्यभट्टी इस ग्रंथ को आर्यशत अष्ट भी कहते हैं, जिसका सीधा अनुवाद आर्यभट्ट के 108 के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें 108 श्लोक हैं। यह सूत्रों के संग्रह के रूप में लिखा गया, जो किसी कथन या वैज्ञानिक सिद्धांत को लिखने का एक संक्षिप्त तरीका था। इन श्लोकों से पता चलता है कि किस प्रकार से जटिल गणनाओं को 13 परिचयात्मक श्लोकों के रूप में सरल प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको 4 अध्यायों या पदों में विभाजित किया गया है। इसका पहला अध्याय गीतिका पद है, जिसमें 13 श्लोक हैं। यह ब्रह्मांड या अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, जिसमें एक महायुग में ग्रहों का परिभ्रमण काल 4.32 मिलियन वर्ष बताया गया है। दूसरा पद या अध्याय गणित पद है। संस्कृत में गणित का अर्थ है गणना करना। इसमें 33 छंद हैं, जो सभी गणित विषय के लिए समर्पित हैं। इसमें क्षेत्रमिति, सरल, द्विघात और मध्यमान समीकरणों तथा अंकगणित और ज्यामितीय समीकरणों की व्याख्या की गई है। तीसरा पद 25 छंदों से युक्त काल क्रिया पद है, जिसमें समय की अलग अलग इकाइयों का उपयोग करके दिनों, हफ्तों और महीनों की गिनती की जा सकती है। और चौथा अध्याय गोलापद है, जिसमें 50 श्लोक हैं। इस अध्याय में आर्यभट्ट ने दिन और रात के बनने का कारण, राशियों के उदय, ग्रहण, आकाशीय भूमध्य रेखा, पृथ्वी की आसंधि और आकार पर प्रकाश डाला था। आर्यभट्ट की गणितीय खोजें। आर्यभट्टी में भारतीय गणितीय साहित्य का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया था। गणित संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वैदिक विधियाँ की खोज की गई थी। बीजगणित, अंकगणित, समतल त्रिकोणमिति, गोलाकार त्रिकोणमिति के विवरण पर व्याख्या की गई थी। उन्होंने वैदिक काल में प्राचीन संस्कृत परंपरा या गणना की पद्धति का निर्वहन किया। अपने उल्लेखनीय मेधा तथा उपयोगी ग्रह प्रणालियों का पद्धति की व्याख्या करने के कारण आर्यभट्ट को बीजगणित के पितृ पुरुष की संज्ञा दी गई। आर्यभट्ट ने पाई के सन्निकटन पर भी शोध कार्य किया और शायद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आर्यभट्टी के दूसरे भाग गणित पद 10 में वे लिखते हैं कि 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें और फिर 6200 जोड़ें। इस नियम से 20,000 के
आर्यभट्ट ने पाई के सन्निकटन पर भी शोध कार्य किया और शायद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आर्यभट्टी के दूसरे भाग गणित पद 100 में वे लिखते हैं कि 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 के व्यास वाले एक वृत्त की परिधि तक पहुँचा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक वृत्त जिसका व्यास 20,000 है की परिधि 62,832 होगी। आर्यभट्ट ने पाई के दशमलव के 4 स्थानों तक के मान का सही निष्कर्ष निकाला। उनके अनुसार पाई बराबर 62,832 बटा 20,000 अर्थात 3.1416 था। यद्यपि उन्होंने इस मान को सन्निकटन के रूप में बताया था, उन्होंने ब्राह्मी संख्याकों के विपरीत संस्कृत परंपरा का उपयोग किया, जिसे मुख्य रूप से वर्णों और अक्षरों द्वारा दर्शाया गया था। इस तरह आप बचा हुआ जो आर्यभट्ट का है आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी आर्यभट्ट का चल रहा है, फिर ज्येष्ठदेव और बचे हुए वैज्ञानिकों का भी वीडियो बनाना है। यहाँ से आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान में योगदान आपको मिल जाएगा। आर्यभट्ट के बारे में कुछ तथ्य, क्या क्या तथ्य हैं तो स्टूडेंट्स, जो हमारे वैज्ञानिक हैं इनकी जीवनी को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। इनकी जीवनी के बारे में क्वेश्चन आते हैं और आपको इनकी जीवनी पढ़ने की ज़रूरत है। ये पढ़ेंगे तभी आप इनके बारे में लिख सकेंगे। अब बारी आती है माधव की।